Hello everyone, my name is Kriti. So today we are going to discuss the PYQs of chemical kinetics. Chemical kinetics physical chemistry का बहुत easiest part है. If you can see the NEET PYQs, आपको chemical kinetics के question दिखेंगे. Like 2024 में we had lot of questions. Then in 2022, 2021 and even in 2020, if I'll talk about the latest 5 years back, ये बहुत ईजीएस्ट पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, लाइक फॉर्मूला भी ईजीएस्ट होगा आपको सॉल्व करने के लिए. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, और हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे, लाइक किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है. तो लेट्स बिगिन विद दैट. ओके, so the first question we have is, for a certain reaction the rate is equals to Ka to the power square Ka to the power square and B हमारे पास rate given है. Okay, this rate is given. So basically I can say, guys, everyone know the unit, the value which is written like this are called as order of the reaction. तो A का order है हमारे पास 2 and B the order is 1. Okay, what has been asked, when the initial concentration of A is tripled keeping the concentration of B constant, the initial rate would be, so like imagine we have R1 that is K A square and B. Now there is some change in the concentration of the reactant, तो definitely R2 में कुछ change आएगा. So now the rate will be like K, concentration is tripled, right? Concentration of A is tripled, so it become 3A square B. Okay, now वो value को बाहर ले आओ तो it will be 9K A स्क्वायर B, है ना, ये हो जाएगा. तो हमारा जो R1 है, तो बेसिकली जो हमारा इनिशियल रेट जो हमारा R2 है दैट इज 9R1, ये क्या है हमारा कंप्लीटली R1 हो गया ना, है ना. तो हम क्या बोलेंगे, दैट द इंक्रीज बाय द रेट विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9. बहुत सिंपल था, इजी. लाइक पहले पहले अपना रेट एक्सप्रेशन लिखो, देन जो चेंजेस वो बोल रहा है वो एक्सप्रेस करो, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर. ओके, राइट इट डाउन प्लीज. Next we have, for a chemical reaction there is a reaction given as 4A plus 3B giving 6C plus 9D. पहले तो इसका theoretical rate law लिख लो. तो rate कितना हो जाएगा, rate is equals to minus 1/4. Why I am expressing minus in front of A and B? क्योंकि उसका क्या हो रहा है, rate of disappearance. बेसिकली reactant क्या होता है, कम होता है ना, तो हम उसके आगे माइनस दिखाते हैं. 1/4 dA by dt minus 1/3 dB by dt. एंड देन C and D are products, राइट. तो हम उसके आगे पॉजिटिव वैल्यू दिखाएंगे बिकॉज वी शो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट. सो वी हैव प्लस 1/6 dC by dt. अगेन आई डोंट हैव अ स्पेस देयर, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लस 1/9 d by dt. ना तो क्वेश्चन इज सेज दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, मतलब वो इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दैट इज 6 × 10⁻² मोल, एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज 4 × 10⁻² मोल. देन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ B कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी अब रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कोई भी ले सकते हैं, लाइक एनी वैल्यू फॉर C ऑल्सो फॉर D ऑल्सो, क्योंकि हमने सबको किसके इक्वेट किया है, हमने सबको रेट के इक्वेट किया है ना. अब तुम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A ले लो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C ले लो. तो व्हाट इज द वैल्यू वी हैव, 1/6 × 6 × 10⁻², यही है ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
C कितना है 6 इंटू 10⁻⁻², मतलब ये वैल्यू, एंड 1 डिवाइडेड बाय 6 है। तो हमारे रेट की वैल्यू क्या आ गई, रेट कम्स आउट हुई 10⁻², ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज 10⁻², एंड द अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, एंड द अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, ठीक है। अब हमारा रेट इतना आ रहा है, तो हमारा एक मिनट रेट ये हो गया। अब इसको ना बस एक बार बी वाली टर्म लिख लेते हैं, -1/3 dB/dt, ठीक है। ये पूछ रहा है रेट की वैल्यू कितनी है, 10⁻² है, सो 10⁻² -1/3 dB/dt, 3 उधर चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, dB/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 10⁻²। नाउ इट सेज दैट द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड इट इज देयर, -2 guys, not 12, -2. Okay, now the value says that the interval of the 10 सेकेंड इज देयर। सो बेसिकली हमारे पास अभी जो ऑप्शन क्या बन रहा है, बी या डी में से कोई ऑप्शन बन रहा है। एक में हमारा आंसर है 30, एक में हमारा आंसर है 10। लेट्स सी कि हमारा इंटरवल ऑफ 10 में कितना टाइम आता है। सो लाइक वी हैव द वैल्यू विल बी व्हाट, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई कर देना 10 से, बस वही है। हमें इंटरवल ऑफ टाइम 10 सेकेंड्स में निकालना था, तो हमारा dB/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली वो आ गया ना चेंज, dt उधर चले जाएगा। चेंज हमारा 10 सेकेंड का था, चेंज हमारा कितना था 10 सेकेंड का इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो हमारी dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻²। सो द करेक्ट आंसर वी हैव इज बी। ओके, यू मे नोट इट डाउन प्लीज। ये एक्सप्रेस तो वैसे ही किया जाएगा, एक्सप्रेस तो वैसे ही किया जाएगा। चलिए लिख लीजिए इसे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, the given graph is representation of the kinetics of a reaction. The y and x axis for 0 and the first order reaction respectively are. So basically ऐसे कौन से y and x की वैल्यू हो जिससे ये ग्राफ बिल्कुल एप्ट आ जाए, कि मतलब अगर हम 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसमें हमारा ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब कांस्टेंट है रेट, अगर हम लिखते हैं रेट फॉर 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं, रेट इक्वल्स टू k a⁻0, है ना। अगर मतलब मेरे पास रिएक्शन है, मान लो a गिविंग b, 0 ऑर्डर है, तो हमारा रेट किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल हो गया, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 0 ऑर्डर की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन, रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। तो देखो डेफिनेटली टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज आ रहा है, तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ होगा वो कभी भी कांस्टेंट तो हो नहीं सकता है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रेट किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट मतलब वो क्या हो जाएगी, वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, के हो जाएगी। तो हमारा 0 ऑर्डर के लिए तो क्या आ जाता है, रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन। अब हम डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का भी पूछ रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम ऑप्शंस देंगे, अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, वी हैव टू सी दी ऑप्शंस, कि मतलब ऑप्शन क्या है। अब वो ऑप्शन में हमारे पास टी हाफ का रिलेशन बोल रहा है, तो टी हाफ तो डेफिनेटली अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करें, बहुत सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, दैट इज 0.693 अपॉन में के। इज इट डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर, नो, है ना। तो हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर y एंड x हमारा कॉन्सेंट्रेशन, t half and the concentration, rate and the t half and the concentration। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, t half and the concentration हो, because t half is, इसमें कोई वैल्यू है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यू मे नोट इट डाउन, लिख लो इसको।
Okay, moving on to next question we have. For the first order reaction, A giving product, the initial concentration of A is 0.1 molar, which becomes 0.001 molar after 5 minutes. Rate constant for the reaction in minutes. ठीक है, rate constant पूछ रहा है, तो like you know we have first formula K equals to 2.303 upon T log A naught upon में A. This is the formula. Okay. A giving product है, A giving product है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब टाइम t0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.1 मोलर एंड टाइम 5 मिनट्स पे हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट 0.001 है ना, 0.001. अब बहुत ध्यान से समझ रहा हूँ, बहुत इजी. पहले तो अगेन फॉर्मूला डिराइव नहीं करने वाली हूँ, हमें फॉर्मूला रिवाइज तक रखने हैं. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T लॉग A नॉट बाय A. हमें कैलकुलेट करना है अपना रेट कांस्टेंट, दैट इज K. दिस इज माय रेट कांस्टेंट, ये हमारा टाइम है. अगर तुम आंसर में देखो, उन्होंने आंसर में ना टाइम मिनट में ही पूछा है, तो यू डोंट हैव टू चेंज दैट. 5 मिनट्स को 5 मिनट्स में रह देंगे. ये हो गई हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये होगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन एट 5 मिनट. तो बस वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन 5. लॉग देख के डरना मत, अभी देखना सब वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी. ऊपर आएगा हमारा 0.1, नीचे आ जाएगा 0.01. अब देखो ईजीएस्ट बना रही हूँ. 0.1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10⁻⁻1, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम 10⁻⁻2, है ना. तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 5 लॉग दैट इज 0.001, अरे 0.01. तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻3. तो हमारा आ गया 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻3. 10⁻⁻3 जाके क्या हो जाएगा +3 में कन्वर्ट, +3 में, तो हमारा 10⁻2 हो जाएगा, है ना. 10⁻+2 हो जाएगा. देखो 2.303 अपॉन 5 लॉग 10⁻2. सही कर रही हूँ ना मैं. -3 ऊपर जाके +3, +3 -1 +2. अब क्या होगा, ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, लॉग y टू द पावर x. तो क्या हो जाता है x log y, ये आ जाता है ना. तो क्या आ जाएगा हमारा 2.303 2 log 10. log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया अपॉन 5 4.606 अपॉन 5. वैल्यू आएगी कुछ, अब देखो नियर बाय 0.9, तो 0.9 के अराउंड आएगी, दैट इज 0.9212. सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज बी. अब तुम यहाँ पे डर मत जाना कि भाई ये सॉल्व कैसे करेंगे. अरे ये देखो ना 4.6/5 है, अगर 5/5 होता क्या होता 1 होता, बट न्यूमरेटर कम है, थोड़ा सा वैल्यू कम है, 0.4 कम है, तो वैल्यू भी तो नियर बाय 1 ही आएगी ना. तो 0.1 नियर 0.9 का पास में, या ये तीनों वैल्यू पास में 0.9. ओके चलो लिख लो इसको, नेक्स्ट पे जाते हैं. Next we have for a reaction A giving B the enthalpy of a reaction. मतलब डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4.2 किलो जूल पर मोल. -4.2 रिएक्शन किस नेचर की, एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, नो ये होता है ना. तो इन दिस केस हमारे पास HP क्या आ जाती है, HP इज लेसन देन HR. तभी वैल्यू कहाँ चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है. HP माइनस मतलब
एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हैज लेसर एनर्जी देन रिएक्टेंट। अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो हमारा ग्राफ में कहाँ लाई करेगा, नीचे की ओर लाई करेगा। तो ऑप्शन पहले ही कर जाएंगे। ऑल्दो मैं तुम्हें वैल्यू बता दूंगी कि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू भी दे रखी है एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी भी जरूरत नहीं है। एक्सोथर्मिक का एक ही केस है। अच्छा, यहाँ पे तो सेम एनर्जी नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कौन सा केस आ जाता है, यहाँ पे तो अपना बी की एनर्जी ज़्यादा है ना ए से, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये आ जाता है। वैसे उसने जो वैल्यू दे रखी है ग्राफ में वो मैं प्लॉट भी कर देती हूँ। ये ए होता है, ये बी होता है, ये जो डिफरेंस है ये हमारा डेल्टा एच है जो कि हमें गिवन है -4.2, और ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू दे रखी है 9.6 किलो जूल पर मोल। बट हमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये पहचान लिया ना कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है डेल्टा एच, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू आ जाए नेगेटिव है तो मतलब किस तरह की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक की नेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक ही केस है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी, ये एनर्जी ऑर्डर है, ये अपना एनर्जी ऑर्डर है, यहाँ पे प्रोडक्ट लाई करता है, यहाँ पे अपना रिएक्टेंट लाई करता है, राइट। कोई वैल्यू की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी ना। बस इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, यूजिंग लॉजिक, यूजिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि नीट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और क्वेश्चन फ्रेमिंग भी ऐसी नहीं है कि वो तुम्हें ज़्यादा सॉल्व कराएंगे, ठीक है। उनका पर्पस ये रहेगा कि तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ लो और आंसर फटाफट सॉल्व कर दो, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कम टाइम में। अगर याद हो तो हमें केमिस्ट्री के लिए पोर्शन हमेशा 45 से 50 मिनट्स में ख़त्म करना पड़ेगा पेपर में, है ना। 45 to 50 मिनट्स ही देना पड़ेगा। बायो अगेन ज़्यादा है, फिजिक्स ज़्यादा है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको 50 मिनट्स के हिसाब से केमिस्ट्री को सॉल्व करना है। मूविंग ऑन, द स्लोप of the Arrhenius plot ln k versus 1/d of first order is okay, then the value of the EA of the reaction we have to ask। अच्छा, क्या रिएक्शन होता है, पहले तो वो Arrhenius इक्वेशन कहती है k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA बाय RT, ये रिलेशन होती है हमारा Arrhenius की, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया, ln लगा दिया, तो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT। वो किसके बीच में ग्राफ दे रहा है, वो ग्राफ दे रहा है ln k वर्सेस 1/t। कंपेयर दिस इक्वेशन विद अपना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, y mx प्लस c, मतलब हमारे m की वैल्यू क्या है, माइनस EA बाय R, ठीक है। हमारा ये इंटरसेप्ट कितना है हमारा ln a, मतलब अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब वो पूछ रहा है EA की वैल्यू, और यहाँ पे ना हमें स्लोप की वैल्यू गिवन है, द स्लोप की वैल्यू इज -5 × 10⁻³ मतलब m की वैल्यू गिवन है -5 × 10⁻³ EA बाय R। बस R की वैल्यू उन्होंने तुम्हें पहले ही दे दी है, दैट इज 8.314। R की वैल्यू उधर शिफ्ट करो, कितना आ जाएगा, -5 × 10⁻³ × 8.314 EA, अराउंड एंड अराउंड आएगा 5 8 40, तो थोड़ा ऊपर वैल्यू है 41 के आसपास आएगा। बट अच्छा, अब यहाँ पे 10⁻³ हमारा जूल में आएगा आंसर, क्योंकि R की वैल्यू जूल में है ना हमारी। हमें आंसर किस में निकालना है, किलो जूल में, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻³ ही करना होता है, ऑलरेडी वी हैव, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया 41.5 × 10⁻³ जूल, ठीक है, जूल पर मोल। ये हमें किस में निकालना है, किलो जूल में, तो बिल्कुल यही वैल्यू हो गई। ये की वैल्यू कितनी हो गई, 41.5 किलो जूल पर मोल।
ओके, यू मे नोट इट डाउन प्लीज, लिख लो इसको। Okay, moving on to next question. Let's move to next question now. We have an increase in the concentration of the reactant of a reaction leads to change in, मतलब मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है A गिविंग B, ठीक है। अभी ज़्यादातर ऑप्शन यूज़ कर रहा है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड हीट ऑफ अ रिएक्शन। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी ऑर्डर ग्राफ, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे होता है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो कोई भी मान लो मैंने बना दिया एक्सोथर्मिक बनाया है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये इसकी मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिसमें वो प्रेजेंट होता है, ये जो डिफरेंस है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में होने वाली एनर्जी हमारी हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, और हम इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। उसने बोला कि कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए। तो अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड, एक्टिवेशन या एंथैल्पी, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। ये सब किससे रिलेटेड है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इन तीनों को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एनर्जी बदले तो ये सब फैक्टर वेरी कर सकते हैं, बट यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक बॉक्स में हमने पहले 5 पार्टिकल थे, अब हमने इसमें 10 पार्टिकल कर दिए, तो वो 10 पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे। 5 पार्टिकल थे तो थोड़े थोड़े टकरा रहे थे, जैसे मैंने 5 और पार्टिकल डाल दिए, मतलब 10 पार्टिकल कर दिए उसके, तो वो और ज़्यादा टकराएंगे, तो उनके में कोलिजन इंक्रीज होने लगेगा ना, कोलिजन विल इंक्रीज, राइट। अगर कोलिजन इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली क्या चेंज होगी हमारी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, collision frequency change होगी। So there is no effect of heat of reaction, threshold energy, activation energy. Threshold energy is the minimum energy possessed by any reactant to undergo the process of chemical reaction or to convert into product, or to do this process to convert the energy barrier. Activation energy is this gap, the energy barrier between reactant and the product. Then the heat of reaction is the enthalpy difference between the energy of product minus energy of reactant. सिंपल आंसर। एक ही ग्राफ से हमारी 3 वैल्यू तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, बची हमारी क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट वी हैव द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सी, अब तुम जितने भी ये सब जो PYQs है ना, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर को तो अच्छे से उसके फॉर्मूला शीट बना लेना, फर्स्ट ऑर्डर को समझ भी लेना, उसकी फॉर्मूला शीट भी बना लेना, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। और एक हमारा टॉपिक आया ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर मैं बात करूँ अर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक आपको देखने। और एक्चुअल बोले तो केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन ही हमारे किससे बनते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से, जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेट बोलता है। देन वी हैव द फर्स्ट ऑर्डर, देन वी हैव द अर्हेनियस थ्योरी, इन्हीं 3 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास दे रखा है, के की वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट इज के 4.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, मतलब हमारी A0 की वैल्यू दे रखी है 2 ग्राम और A की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, K = 2.303/T log A0/A।
अब क्या करना है तुम्हें, बस टी को उधर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, क्योंकि के की वैल्यू गिवन है ना हमारे पास। तो फॉर्मूला आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 4.606 इंटू 10⁻³ उसको ऊपर लिख दो 10⁻+3 ऊपर लिख देते हैं ना, नीचे वाली जो वैल्यू 10⁻⁻³ है ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी, यहाँ लिख देते 10⁻+3 लॉग। अब लॉग की वैल्यू आएगी 2/0.2, तो 2/2 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा -1 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल। अब 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा 2.303 अपॉन 4.606 को अगर देखो तो क्या है, ये हाफ वैल्यू है ना 1/2, तो आएगा 1/2 10⁻+3 लॉग की पावर 10, लॉग की पावर 10। मैंने 10⁻- को ऊपर की गई, लॉग 10 कितना होता है 1, लॉग 10 1, 1000 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसे वैल्यू काटते नहीं है, वैसे लॉग में ना ऐसे वैल्यू काटते नहीं है, मैंने बस बता दिया, ठीक है। ओके, इजी, बहुत इजी था। फॉर्मूला फर्स्ट अगेन अप्लाई करके हो गया हमारा। चलो लिख लो इसे, विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। हाँ, if the rate constant for the first order reaction is k, then the time required for the completion of 99% of the reaction is। अब देखो ये ना ट्रिक से भी सॉल्व हो जाता है, बट एक बार इसका ना पूरा मेथड भी कर लेते हैं कि बाई चांस तुम वहाँ पे जाके कोई वैल्यू भूल गए, वेरी नॉर्मल है कि तुम जो तुमने फॉर्मूलाज होगा वो तुम भूल जाओगे। उन्होंने बोला है कि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A गिविंग B एट टाइम t0, इसके कितना था, अगर हमें परसेंटेज गिवन होती है तो हम मान लेते कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी 100 रही होगी। उन्होंने बोला एट सर्टेन टाइम, किसी टाइम पे हमारा ना 99% ऑफ द रिएक्शन इज कम्प्लीट। अगर 99 खत्म हो गई है तो कितना बचा होगा 1 ही बचा होगा ना। अगर 99% रिएक्ट कर चुकी है तो बची हुई अमाउंट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, राइट। अब के तो हमें निकालना नहीं है क्योंकि के हमारा इन आंसर में है, तो टी कितना हो जाएगा 2.303 अगेन सेम अपॉन के, मैंने टी पहले वहाँ पे लिख दिया लॉग ए नॉट बाय ए, नीचे की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऊपर की ये क्या है हमारा, ये ए है और ये क्या है हमारा ए नॉट है, तो ये आ जाएगी 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन में 1। लॉग 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 10⁻² लिख सकते हैं, 2 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, देख लो एक बार चाहे 2.303 के लॉग, वैसे लॉग 100 की वैल्यू भी क्या ही होती है 2 ही तो होती है ना, याद रख लेना। चलो अगर मैंने इसको लिख दिया, भूल भी गए 1 to 10 तुमने लॉग की वैल्यू याद की है तो क्या हो जाता है, अगेन दोबारा से बता रही हूँ, लॉग वाला फॉर्मूला लॉग x टू द पावर y हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं y log x लिखते हैं, y log x लिखते हैं। लॉग क्या चला जाएगा आगे चला जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 2.303 अपॉन के लॉग 10 की वैल्यू हमारी 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 4.606 अपॉन के। सो T99 पे हमारा जो के फॉर्म में आंसर आता है दैट इज़ 4.606 अपॉन में के। हम इसको टी हाफ के में रिलेशन में भी कर सकते हैं, अगर T99 का आपको रिलेशन बताए उससे भी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इजी था ना। अगर तुम देखो ज़्यादातर फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एक तो टी हाफ वाला यूज़ है, मतलब एक तो हमारा ये यूज़ हो रहा है ए कहाँ गया
एक तो हमारा रेट वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि हमारा रेट जो है दैट इज़ के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी का ऑर्डर निकालने के लिए, या हमारा टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज़ होता है 0.693 अपॉन के। ये बताता है कि हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन टी, उसकी जो टी हाफ की वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है, या हमारा यही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है ना। ज़्यादातर यही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। एक अरहेनियस वाला के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाय आर। सब कुछ ईजी है अगर तुम लोग सॉल्व कर लो अच्छे से, बस ध्यान से अपने क्वेश्चंस को पढ़ा करो। मैं उसका ट्रिक भी बताती हूँ कि लाइक यू नो पहले या थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ो, देन स्लोली उसको रिवाइज करो। फाइन, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3, हमारे पास ये गिवन है। तो अगर हम इसका थ्रियोटिकल रेट एक्सप्रेशन लिखे दैट विल बी रेट इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है माइनस वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है d माइनस डी N2 बाई डी टी इक्वल्स टू -1/3 डी H2 बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी NH3 बाय डी टी। ठीक है, ये वैल्यू है। अब उन्होंने बोला कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, -DN2 बाय डी टी। 2N3 हो सकता है क्या? N3 तो है ही नहीं ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब -DN2 बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ NH3, हाँ ये तो हो सकता है बिल्कुल। ये हमारा एक्सप्रेशन है ना, देख लो ये और इसके बीच में रिलेशन क्या है, ये क्या है ना, हाँ 3DH2, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1/3 होता और यहाँ पे 1/2 होता, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, माइनस माइनस भी डालना पड़ता, ये भी नहीं है ऑप्शन। -1/3 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी ना, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस है प्रोडक्ट की, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी ना, वो माइनस थोड़ी की, रेट ऑफ अपीयरेंस है तो वो तो पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके ठीक है, लिख लो इसको। Next, the correct difference between first and second order reaction is that the rate of first order reaction does not depend upon okay, so basically इसमें क्या पूछा है कि difference क्या है between first and second order का, and the rate of first order and reaction does not depend upon reactant। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। So the rate of a first order reaction does not depend upon reactant, option A। Concentration, the rate of second order reaction does not depend upon the reactant concentration, rate of second order reaction does not depend upon क्यों नहीं करता भाई, ये तो है ना, rate equals to Ka to the power square करता तो है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। The half life of first order reaction does not depend upon A naught, the half life of second order reaction does depend, yes ये तो है। For first order क्या है, T half is equal to 0.693 upon K, और T half for second order reaction is अपना हो जाता है 2 अपॉन में A naught K, राइट 2 अपॉन में A naught K की वैल्यू हो जाती है, सॉरी 2n-1, ठीक है 2 ये 1 अपॉन में A naught K। अच्छा अगर भूल भी जाओ तो एक फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हो, जैसे अभी मेरे को थोड़ा सा हो गया 2 to the power n-1 अपॉन A naught की पावर n-1 K, तो ये कितना हो गया 2 -1 1, 2 की पावर 2 -1 1 हो गया, तो वो भी डिपेंड कर रहा है ना, चाहे इनवर्सली डिपेंड कर रहा हो चाहे डायरेक्टली, दोनों कर रहे हैं, तो हमारा बी करेक्ट है। एक बार बाकी सब भी देख लेते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज, ऐसा भी नहीं है, कर सकते हैं दोनों। द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये तो वही बात हो गई अभी भी। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट, नहीं दोनों ही आ गए ना,
रेट इक्वल्स टू KA1, दोनों पे डिपेंड करता है, ज़ीरो पे नहीं करता है। अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो बिकम वंस, नो, रेट इक्वल्स टू KA टू द पावर ज़ीरो, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तब ये फॉर ज़ीरोथ ऑर्डर, ये ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो रेट हमारा क्या हो गया, K के इक्वल हो गया। ओके, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देन लेट्स जस्ट एंड दिस सेशन, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। When the initial concentration of reactant is doubled, then the half-life period of zero order, T half for zeroth order क्या होता है, A0 अपॉन 2K, ठीक है। तो T हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेट है, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा, टी हाफ भी क्या हो जाएगा, न्यू टी हाफ विल ऑल्सो बी डबल हो जाएगा ना। A0 कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, जितना इसमें चेंज आएगा उतना इसमें चेंज आएगा। तो अगर ये डबल हो रहा है तो वो भी डबल हो जाएगा, बी। ओके।